आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम दो चीजें पढ़ेंगे, पहला बुक कीपिंग और दूसरा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग अलग है। अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर ये दोनों चीजें आती है, ठीक है। बुक कीपिंग, बुक्स किसको बोलते हैं? नोटबुक्स जो हम मेंटेन करते हैं अकाउंट्स को बनाने के लिए। तो बुक कीपिंग में हम मेंटेन करते हैं सबसे पहले मेमोरेंडम, जिसको बोला जाता है रफ बुक। नेक्स्ट होता है जर्नल्स, और फिर होते हैं लेजर्स। ये बुक्स होती है अलग अलग जो हम मेंटेन करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। मतलब जैसे जैसे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता जाता है डेली, मैं क्या करता हूं, पहले उसको रफली रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है। रफ में लिखने के बाद जैसे मैंने आज गुड्स बेचा तो मैं उसकी एंट्रीज करने नहीं बैठूंगा, पूरा अकाउंट्स बनाने नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास उस समय इतना टाइम नहीं है। तो उस समय हम मेमोरेंडम में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या? रफ बुक। मेमोरेंडम में रिकॉर्ड करने के बाद जब डे खत्म हो जाए या वीकली बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको अब एंट्रीज पास करना स्टार्ट करते हैं। ये होती है फर्स्ट बुक। ये अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग जो बुक कीपिंग प्रोसेस है वो पूरी कहां से स्टार्ट होती है? जर्नल से। यहां पे हम करते हैं एंट्रीज, ठीक है। एंट्रीज करने के बाद इन इस बुक में फर्स्ट टाइम एंट्रीज करने के बाद हम बनाते हैं लेजर्स। इसको बोलते हैं हम सेकेंड बुक, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इनके बनते हैं बुक्स, इसलिए इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग अकाउंटेंसी जो टर्म है ये इसके बाद स्टार्ट होता है, लेजर के बाद। इसमें हम करते हैं समराइजिंग, मतलब साल भर जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे वो किस में करोगे? इन दो बुक्स में। इन बुक्स की जब समरी बनाओगे, ठीक है, तो वो कहां की जाती है? अकाउंटेंसी में। तो यहां हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, इसके बेसिस पे बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। ठीक। तो पहले रफ बुक जिसमें हम अपने डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस रफ बुक को देख के हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जर्नल बुक में, फिर उन जर्नल एंट्रीज को देख के हम बनाते हैं लेजर। लेजर क्या होता है? अब जैसे परचेज किए हो तो डेली परचेज होता है, डेली सेल्स होता है, ठीक है। डेली एक्सपेंसेस पे करते हो, कोई ना कोई इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं परचेज। तो एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे लेजर में जहां पे पूरे साल भर का सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? परचेज रिकॉर्ड होगा। सेल्स एक अकाउंट बनेगा सेपरेटली जिसमें साल भर का सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड होगा। कैश एक सेपरेट अकाउंट बनेगा जिसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब कैश आया और जो कैश गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे हम सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हैं क्लासिफाई करके, और एक अकाउंट में एक ही ट्रांजेक्शन साल भर को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेजर। इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। मैं क्या बोला? ये समराइजिंग प्रोसेस है। समरी मतलब छोटा, साल भर जो डिटेल है वो इसमें मेंटेन होगी। इन डिटेल्स को हम समरी में कन्वर्ट करते हैं कहां पे? ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? परचेज। तो वहां पे हम ये नहीं लिखते कि कौन सी डेट को कितना परचेज किससे किए थे, हम सीधा लिखते हैं कि साल भर मेरा टोटल कितना परचेज है। वहां पे मैं क्या लिखूंगा? टोटल परचेज। कैश में लिया, क्रेडिट में लिया, इस ये मैटर नहीं करता। सेल्स, सब मतलब हर एक ट्रांजेक्शन जो है, जो अकाउंट्स आपने लेजर्स में बनाए हैं उसका हम टोटल रिकॉर्ड करते हैं कहां पे? ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है। अब साल भर का परचेज पता पड़ेगा, फिर सेल्स पता पड़ेगा, पहले हमारे पास स्टॉक कितना था, ईयर के एंड में मेरे पास स्टॉक कितना है, मैंने साल भर कितनी सैलरी पे की, कितने वेजेस पे किए, कितने अदर एक्सपेंसेस पे किए,
कौन सी मेरे को इनकम जनरेट हुई। ये जब हमको टोटल टर्म्स किस में मिल जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में, तो इसके बेसिस पे हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में हम दो चीजें बनाएंगे, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट मतलब आपने काम किया, उसका क्या रिजल्ट मिला आपको, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी दो टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट लॉस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स परचेज सेल करने से होगा। मैं क्या बोला, वो प्रॉफिट जो गुड्स को परचेज सेल करने से होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जैसे मैंने गुड्स खरीदा 10 रुपीज में, ठीक है, और उसको बेच दिया 15 रुपीज में, तो जो 5 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये डायरेक्टली मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, बट इसमें मेरे को सैलरी माइनस करनी है, अदर एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, तो एट लास्ट जो प्रॉफिट बचता है हर एक्सपेंस माइनस करने के बाद या लॉस आता है, उसको हम बोलते हैं नेट लॉस। समझ में आया, ये है स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट। इसमें हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, मतलब सिर्फ इसमें क्या रिकॉर्ड होगा इस अकाउंट में, परचेज सेल स्टॉक गुड्स सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेड का मतलब ही होता है परचेज एंड सेल्स। ठीक है, सेकंड बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितने अदर एक्सपेंसेस बच जाते हैं वो सब किस में रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं वो होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या शो करती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। अब पोजीशन से मतलब है एट द ईयर एंडिंग आपके पास कितनी असेट्स, असेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है, बिजनेस की, और एट द एंड आपके पास कितनी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब पेबल्स जो हमको पे करना है, चाहे आउटसाइडर को हो या ओनर को हो। ठीक है, हमेशा असेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होती है। ठीक है, तो बैलेंस, इसका नाम ही बैलेंस शीट क्यों है, क्योंकि वो बैलेंस्ड है। क्या, लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, तो हमारी पोजीशन बताती है। उसको देखने से मेरे को ये पता पड़ता है कि बिजनेस में कितनी कितनी ऐसी लायबिलिटीज है जो आउटसाइडर्स को देना है, बाहर वालों को पे करना है, कितना लॉन्ग टर्म है और कितना शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, तो वो लोन कैसे होता है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के लिए, वो क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, उसमें क्रेडिटर्स लिखा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा, ये 1 ईयर के लिए होता है मैक्सिमम, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। किसको देख के पता पड़ेगा, ये बैलेंस शीट को। ठीक है, वैसे ही असेट्स कौन कौन सी है आपके पास, असेट्स मतलब फिक्स असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरीज, ये सब। ठीक है, और करंट असेट्स मतलब वो असेट्स जो चेंजेबल होती है, फ्लक्चुएट होते रहती है, जैसे कैश, कैश डेली चेंज होता है, स्टॉक वो भी चेंज होता है, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है हमने क्रेडिट में गुड्स को सेल किया है, वो भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि उन लोग पेमेंट देते हैं और फिर से क्रेडिट में गुड्स लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें रिकॉर्ड होगी, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में, वो है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट मेरी पोजीशन बताती है कि मेरी पोजीशन स्ट्रांग है कि वीक है। समझ में आया, लिखो इसको।
ओके, लिख लिया ना। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं? कौन कौन से? रियल, नॉमिनल, पर्सनल, है ना। फर्स्ट है पर्सनल। सेकंड, रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। और थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस और लॉसेस। इनकम्स और प्रॉफिट्स। क्या बोलता है इसका रूल्स? रिसीवर हमेशा क्या होगा? डेबिट। गिवर क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, है ना। एक्सपेंसेस से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। लिख लो इसको। इसको हम लोग ट्रेडिशनल रूल्स बोलते हैं। ठीक है, पूरा अकाउंट्स इसी पे बेस्ड है।
हो गया? किसी को मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पता है? पता है किसी को? नहीं। अभी हमने ट्रेडिशनल रूल में क्या पढ़ा? 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग बोलती है कि 2 ही चीज होती है। एक बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं? असेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। असेट्स हमेशा होता है डेबिट। असेट किस साइड को कैरी करता है? डेबिट साइड को। लायबिलिटी क्रेडिट किसको कैरी करेगी? क्रेडिट साइड को, है ना। एक्सपेंस कैरी करता है डेबिट साइड और इनकम्स कैरी करती हैं क्रेडिट साइड। ये रूल नहीं है ना, ये सिर्फ कौन सा अकाउंट क्या कैरी करता है ये बता रहा हूं। अगर आप असेट परचेज करोगे, मतलब अगर आपकी असेट इंक्रीज होगी, तो वो हमेशा क्या होता है? डेबिट। और अगर असेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, मशीन परचेज्ड, क्या करते हैं? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हुआ? मशीन इंक्रीज हो रही है, परचेज करोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और वही मशीन को अगर हम सेल करते हैं तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो असेट डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब हमको समझ में आनी चाहिए कौन सी चीजें असेट्स है और कौन सी चीजें लायबिलिटीज। लायबिलिटी किसको कैरी करती है? क्रेडिट को। मतलब लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डिक्रीज होगा तो डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो हम एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटीज। तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, मतलब मैंने क्रेडिट में परचेज किया, पहले मेरे क्रेडिटर थे 10,000 और मैंने 5,000 के गुड्स क्रेडिट में परचेज किए, तो मेरे अब टोटल क्रेडिटर कितने हो जाएंगे? 15,000। ठीक है, मेरी लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज तो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। और वहीं अगर हम क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं तो क्या एंट्री बनाओगे? क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश, उनको पेमेंट करेंगे हम। तो क्रेडिटर्स आपके क्या हो रहे हैं? डेबिट। ठीक है, मेरे 15,000 के क्रेडिटर्स थे, मैंने उनको 8,000 पे कर दिया, अब मेरे क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे? 7,000। ठीक है, मतलब मेरे क्रेडिटर्स क्या हो गए? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुए? क्योंकि क्रेडिट लायबिलिटी क्या हो रही है? डेबिट। समझ में आया? सेम एक्सपेंस किसको कैरी करता है? डेबिट को। मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा। सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस बढ़ रहा है मेरा। और अगर एक्सपेंस डिक्रीज होता है, एक्सपेंस डिक्रीज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, परचेस क्या है? एक एक्सपेंस है, गुड्स खरीद रहे हो, पे करोगे आप, एक्सपेंस है। और परचेस रिटर्न क्या है? वही एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैसे डिक्रीज हो रहा है? मैंने गुड्स खरीदे 10,000 के, तो मैंने कितना पे कर दिया? 10,000। परचेस किया मैंने, मेरा एक्सपेंस कितना हुआ? 10,000। उसमें से मेरे को 2,000 के गुड्स पसंद नहीं आए, तो मैं क्या कर दूंगा? उसको वापस। तो मेरा पहला एक्सपेंस कितना था? 10,000। अब वो 2,000 का मैं वापस कर दूंगा तो मेरा एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, समझ में आया? तो मेरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक। ठीक। वैसे ही इनकम्स, इनकम इंक्रीज होती है और इनकम डिक्रीज होती है। इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड क्या हो जाएगा? आपको कमीशन मिल रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब चीजें क्या है? रिसीव हो रही है, तो हमारे पास आता है थ्रू कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो मेरी इनकम्स क्या हो रही है? इंक्रीज। तो हमेशा इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अभी जो
ट्रेडिशनल रूल लिखे, गोल्डन रूल्स, उसमें भी लिखे हो ना इनकम क्या है, क्रेडिट। और वही अगर इनकम डिक्रीज होती है, जैसे सेल करोगे तो सेल आपकी इनकम है ना, सेल करेंगे तो हमारे लिए क्या है, इनकम। और सेल्स रिटर्न, मैंने सेल किया 1 लाख रुपीज, उसमें से 15,000 का मेरे को सेल्स की अमाउंट वापस आ गई, मतलब सेल किए हुए गुड्स वापस आ गए। तो 1 लाख की पहले इनकम थी, 15,000 के गुड्स वापस आ गए, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 85,000। मेरी इनकम क्या हो गई, रिड्यूस। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम जब रिड्यूस होती है तो डेबिट। समझ में आया? ठीक है, तो हमको कैटेगराइज करने आना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंस है, कौन सी इनकम है, और कौन सी असेट्स और कौन से लायबिलिटीज। ठीक है, लिखो इसको। मैं दोनों रूल इसलिए बता रहा हूं, जिसमें कंफर्टेबल हो उस चीज को समझ के हम अकाउंट्स को बनाएंगे। क्योंकि हायर स्टडीज में जाते हैं ना, और जैसे जैसे आपकी स्टडीज ऊपर बढ़ते जाएगी, सेकेंड ईयर में पहुंचोगे, फाइनल ईयर में, तो हम ये नहीं बताते उस समय कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, सिर्फ ये देखा जाता है इंक्रीज या डिक्रीज। तो वहां पे मॉडल रूल ही काम आता है। हो गया? चलो मैं अब ट्रांजेक्शन्स लिखते जा रहा हूं, आप लोग बताना कौन सा अकाउंट है वो। कैपिटल, 3 अकाउंट बोले ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कैपिटल क्या है, रियल अकाउंट है। कैसे? पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्यों पर्सनल अकाउंट है, बताओ। पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है ना, अगर ऐसी पढ़ाई नहीं चाहते तो मैं सिर्फ लिखवा दूंगा, वो भी चलेगा। इलेवन ट्वेल्थ कॉमर्स ही पढ़े हो ना? है? ऐसे कैसे पढ़ लिए? क्या होगा? तीनों अकाउंट आ गए सामने, एक रियल, एक पर्सनल।
कौन सा अकाउंट है रियल अकाउंट? बोलो ना मैडम। है कंफ्यूज्ड अकाउंट है? ये तो हम नहीं पढ़े हैं। जल्दी बताओ। अरे तुमसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं पता? अभी पर्सनल बोले क्या? अभी नहीं पता बोल रहे हो? नेक्स्ट। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है ये बताओ। कौन सी चीजों को हम रियल अकाउंट में कंसीडर करते हैं? असेट्स और असेट्स को कंसीडर करते हैं। कैपिटल असेट में लिखते हैं क्या बैलेंस शीट में? तो ये तो गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूं मैं। दो में से एक बचा था इसलिए पर्सनल हो गया वो। क्यों पर्सनल है बताओ। अच्छा नॉमिनल अकाउंट है कि? नॉमिनल में कौन सी चीजों को लिखते हैं हम? कौन सी एक ट्रांजेक्शन को कंसीडर करते हो? एक्सपेंसेस एंड, ये एक्सपेंस है या इनकम है क्या? मतलब ये भी नहीं है। तो बचता यही है। पर्सनल क्यों है? कैपिटल किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? कौन? ओनर से रिलेटेड है ना? हम ओनर का डायरेक्टली नाम नहीं लिखते हैं जब वो मनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो। ठीक है, हम ओनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन, अगर वो इनपुट दे रहा है बिजनेस को स्टार्ट करते समय, चाहे गुड्स दे या कैश दे, कुछ भी दे, चाहे असेट्स दे, वो क्या बोलते हैं हम उसको? कैपिटल। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। समझ में आया? सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन? और कमीशन रिसीव्ड हुआ तो? कमीशन रिसीव्ड हुआ तो रियल, और कमीशन पे किए तो? दोनों केस में? नॉमिनल दोनों केस में? किस में रियल होगा? किस में रियल होगा? किस में रियल होगा? कमीशन पे करेंगे तो रियल हो गया, व्हाट गोज आउट। और कमीशन मिलेगा तो भी रियल हो गया, व्हाट कम्स इन। कमीशन आता है कि कैश आता है? कमीशन पे करोगे तो कमीशन क्या है, इनकम या एक्सपेंस? और कमीशन मिलेगी तो? और इनकम और एक्सपेंस कहा जाता है? तो फिर क्यों रियल? मैं तुमको थोड़ा गलत बोला। आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी
पहले बताओ आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो अभी तक पे नहीं किए। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो सैलरी जो हमने पे नहीं की है। कौन सा अकाउंट है? रियल से बहुत प्यारा लगता है बार बार रियल। क्यों रियल है, चलो बताओ। क्यों नॉमिनल होगा? हाँ, बिजनेस कभी सैलरी रिसीव करेगा क्या? बिजनेस बोल रहा हूं मैं, बिजनेस मैन नहीं बोल रहा हूं। बिजनेस एम्प्लॉय रखता है कि बिजनेस कहीं पे एम्प्लॉय होता है? हैं? बिजनेस सर्वेंट रखते हैं ना आप, जैसे आपकी शॉप है, तो आपकी शॉप कहीं काम करने जाएगी कि आपके शॉप में कोई काम करेगा? काम करेगा ना, तो मतलब हम एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं तो सैलरी पे करेंगे। ठीक है, बिजनेस के लिए सैलरी कभी इनकम नहीं होती है, पहली चीज ये समझ लो, क्योंकि बिजनेस कहीं जाके किसी के पास काम नहीं करता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंस है, मतलब नॉमिनल है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों रियल है? आउटस्टैंडिंग मतलब जो पे नहीं हुआ है, कहां जा रही है वो? कहीं नहीं जा रही है वो। क्यों नॉमिनल है? क्यों पर्सनल है? तो ये सैलरी पर्सनल हो गया, ये भी तो एम्प्लॉय को दे रहे हो। क्यों नॉमिनल होगा? मतलब ये दोनों सेम है? उसके मन की बात आपको बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों पर्सनल है? पे नहीं हुई है और पास ही है, इसलिए पर्सनल है। पूरा बेस हिला हुआ है। बेस ही नहीं है, नहीं पता कहाँ पे घूम रहा है अकाउंट्स का। सोच लिए? इधर कौन सा अकाउंट है? हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एक्सपेंस साइड लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लाइबिलिटीज में भी लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी को जो पेबल्स है वो लाइबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब जो आपको पे करना है, तो लाइबिलिटी हुआ ना। कल से सब अपने अपने दिमाग को सही जगह बैठा के आएंगे। मैं रोज ऐसे ही घुमाऊंगा। नहीं बोलने के बाद आगे बोलोगे अब? क्यों पर्सनल होगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। होगा बस। अकाउंट्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना लॉजिक के बात नहीं करता, हर चीज के पीछे लॉजिक है। मैथ्स में प्लस होता है मतलब प्लस होता है, वो क्यों होता है उसको नहीं बता सकते। मैथ्स के थ्योरम देखना, थ्योरम मतलब क्या है, जो जिसने थ्योरम लिख दिया है वो क्यों है कैसा है किसी से मतलब नहीं है, वो उसको वैसे को वैसे ही लिखना है आपको। हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं।
हमको इसका आंसर देना है। वाई, ऐसा क्यों? मैं तो बताने के लिए खड़ा हूं। आप लोग अपनी लाइफ के 2 साल स्पेंड किए हो इस सब्जेक्ट के पीछे, तो कुछ तो पता होना चाहिए। हाँ, आप जवाब नहीं दिए, बोलो। कुछ नहीं है? सोचते बहुत हो यार तुम लोग। मेरे को प्रूफ चाहिए। मैं ऐसे कैसे मान लूं कि वो पर्सनल है? ऐसा लिख तो नहीं सकता ना, साक्षी ने बोला है तो पर्सनल ही होगा। होने के लिए तो नॉमिनल भी हो सकता है। हो तो कुछ भी सकता है। इतनी देर से पर्सनल को पकड़ के बैठे हो क्यों? अच्छा, रियल क्यों है? अच्छा, किस लॉजिक पे तुमने पर्सनल से रियल में शिफ्ट हो गए, ये बता दो चलो। पहले पर्सनल बोल रहे थे, फिर रियल बोल रहे हो, क्यों? पे नहीं हुआ तो गया कहाँ? ना वो आ रहा है ना जा रहा है, वो जहां था वहीं से। अच्छा चलो, मेरे को एक चीज बात बताओ। सैलरी आप लिखोगे, 12 मंथ्स आपके सर्वेंट ने काम किया, 1000 पर मंथ, 12 मंथ्स की कितनी होगी? इसमें से मैंने पे की है 10,000 और 2,000 पे नहीं किया है, तो ये सैलरी नहीं है क्या? ये आउटस्टैंडिंग है ना? आउटस्टैंडिंग है ना? और सैलरी कितनी है? ये तो नॉमिनल हो गया। क्यों? हमारे पास से पे नहीं हुआ है, तो पर्सन कहाँ है इसमें? पर्सनल मतलब पर्सन दिखना चाहिए ना। हाँ, ओनर देगा तो सब ये भी तो ओनर ही देगा, तो इसको एक्सपेंस क्यों बोलते हो? नॉमिनल तो 12,000 है। लायबिलिटीज भी तो बिजनेस को ही देनी रहती है, तो उसको एक्सपेंस क्यों नहीं लिखते हो? क्रेडिटर्स भी तो, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, लोन लियो पे करना है। लोन कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों? वो भी तो पे करना है। मैं इतना बड़ा हिंट दे दिया यार, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी है मतलब रियल अकाउंट हो ही नहीं सकता, ना नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जो किसी को पे करना हो। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी ना किसी पर्सन को। कैपिटल कहाँ लिखते हो? लायबिलिटी में। अभी क्या बोला मैं?
क्या बोलते हैं इसको? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमको एम्प्लॉइज को पे करना है। ठीक है, ठीक, समझ में आया? सैलरी टोटल एक्सपेंस, जो साल भर में मेरा खर्चा हुआ उसमें से जो पे करना बाकी है वो है मेरी लायबिलिटी, जिसको पे करना है, जिसमें से टोटल 12,000 पे करना चाहिए, 10,000 पे कर दिया हूं। एक्सपेंस तो मेरे 12,000 के हो चुके हैं ना, सर्विस तो मेरे को दे दिया ना 12 महीने काम करके, उसमें से मैंने कैश कितना दिया? 10,000। पे टोटल 12,000 करना है और एक्सपेंस में लिखूंगा मैं 12,000, बट कैश में कितना लिखूंगा? 10,000। और अभी भी देना कितना ये कैसे दिखाऊंगा? 2,000। किसको देना है? एम्प्लॉय को। समझ में आया? वैसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस सैलरी, इसी को उल्टा कर देते हैं। तो एम्प्लॉय को मैंने 15 मंथ्स की सैलरी दे दी, काम कितना किया है? 12 मंथ्स। ठीक है, मैं यहां पे क्या दिखा रहे हैं? एम्प्लॉय को पे करना है। जब एडवांस में हम सैलरी पे कर रहे हैं तो वहां पे शो होता है हमको सर्विसेज लेनी है। 3 महीने उसने काम नहीं किया है ना अभी, फिर भी मैंने उसको 3 मंथ्स का एडवांस दिया है, मतलब उससे मेरे को सर्विसेज लेनी है। तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना किसको? पर्सन को, जिससे मेरे को सर्विस लेनी है। डेटर्स क्या है? कौन सा अकाउंट है? डेटर्स कौन सा अकाउंट है? है गुड सोल्ड टू राम। राम क्या है? तो क्या सोच रहे थे देर से? पर्सनल अकाउंट होता है ना डेटर, और डेटर से मनी लेना है, वैसे ही एम्प्लॉय से सर्विसेज लेनी है, तो वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर्स, जिससे गुड्स क्रेडिट में परचेज किए आप, तो उसको पे करना है ना? तो क्रेडिटर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट, जिसको मेरे को पे करना है। वैसे ही सैलरी 10 मंथ्स की दी है, 2 मंथ्स की बाकी है जिसको अभी मेरे को पेमेंट देना है, तो वो भी क्या है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया क्लासिफिकेशन करना? ठीक है, सैलरी टोटली है तुम्हारी क्या? एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। ये है रियल अकाउंट, कैश जो जा रहा है। ठीक है, और ये है तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव या पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? समझ में आया? टाटा, आज के लिए इतना काफी है।